प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे वो तमाम सामीन जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हों उनको बताता चलूं कि आज हम अल्लामा इकबाल के हवाले से, चूंकि आज यौम इकबाल है, अल्लामा इकबाल का दिन है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उस हवाले से हम एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है हमने। मैं हूँ आपका मेज़बान अतीक अहमद FM 100 के लाहौर स्टूडियो से, और अभी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं शहजाद कैस साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। शहजाद कैस का ताल्लुक जो है शेर व शायरी के साथ है और बहुत सारा काम इन्होंने इकबाल के हवाले से किया है। आज हमने इनको मदऊ किया है कि ये हमें फ़िक्र इकबाल से रूशनास करने में हमें हमारी मदद फरमाएं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आपके महजूज हो रहे हैं। और इकबालियात के हवाले से आप ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त जो है एक तो फ़िक्री हवाले से और तहज़ीबी हवाले से बहुत सारे इम्कानात नए नमूदार हुए हैं, और सोशल मीडिया और जो दूसरे नए मीडियम्स हैं वहाँ तक रसाई जो है फ़िक्र इकबाल की ज़रूरी है। तो मैंने इकबालियात पे कुछ ख्यालात पेश किए थे। 1999 में मैंने सोचा कि अल्लामा इकबाल की तमाम कुतुब जो है उनको ऑनलाइन होना चाहिए, इंटरनेट पर मौजूद होना चाहिए, जिस तरह प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है। तो उसके लिए एक रिपोर्ट बना के मुख्तलिफ इदारों को पेश की। तो फिर साल 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने उसको इकबाल ईयर के उन्वान से बनाने का फैसला किया। तो सन 2002 में इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने उस प्रोजेक्ट को ऑन किया और हमने इकबाल उर्दू साइबर लाइब्रेरी के उन्वान से उर्दू की सबसे बड़ी दीदन डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसका इफ्तिताह किया। ये सदर मुमलकत ने सन 2003 में अल्लामा इकबाल के डे पर इसका इफ्तिताह किया, और वो लाइब्रेरी आज भी मौजूद है और उस पर 600 से ज़ायद इकबालियात की और अल्लामा इकबाल का तमाम कलाम तो डेफिनेटली उस पर है ही है। ऑडियो भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोस भी जितनी अवेलेबल हैं हमारे पास, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, और नई नस्ल उनसे माशाल्लाह इस्तिफ़ादा कर रही है। तो इकबाल साइबर लाइब्रेरी जो है वो एक अहम प्रोजेक्ट था जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे सदारती शील्ड भी मिली। और इसके बाद सन 2003 में एक कलाम मशरिक के उन्वान से मैंने 3 CDs का सेट बनाया, जिसमें अल्लामा इकबाल के तमाम कलाम आवाज़ के साथ, सर्च की सहूलत के साथ उसमें मौजूद था। और तो कलाम मशरिक जो है उसमें आप, ये भी इकबाल अकादमी के पास अवेलेबल है, 3 CD सेट गालबन 150 रुपये में है। तो इस पे आप तमाम कलाम जो हैं देख सकते हैं। तो इकबाल अकादमी के पाकिस्तान की जो काविशें हैं अल्लामा इकबाल के कलाम को डिजिटाइज करने और इंटरनेट में लाने में, उनमें मेरा ख़ास हेल्प रही है और मैं उनके साथ एसोसिएटेड स्कॉलर हूँ। और इसके अलावा ज़ाहिर है ऐसे पढ़ने के अल्लामा इकबाल हमारे ज़हनी लीडर हैं, फ़िक्री लीडर हैं, चूँकि अगर हम नज़रिया पाकिस्तान से फ़िक्र इकबाल को निकाल दें तो उसकी कोई फ़लसफियाना वजह नहीं बनती। फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो हो सकती हैं कि मुल्क बनाना क्यों ज़रूरी था, क्यों नहीं ज़रूरी था, लेकिन जो फ़िक्र इकबाल है वो पाकिस्तान की बुनियाद है और वो एक इस्लामी आइडेंटिटी की बुनियाद है हमारे एरिया में। तो उस हवाले से माशाल्लाह काम करने की मज़ीद भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। और मेरा ख्याल है, मेरी जो नाक़िस राय है उसके मुताबिक कलाम इकबाल पे हर दौर में काम करने की ज़रूरत है। हमारे अलावा बहुत सारी ऐसी अक़वाम हैं, ख़ासतौर पे मैं जिक्र करूँगा, एक से ज़्यादा मरतबा इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका कि जर्मनी ने ख़ास तौर पर कलाम इकबाल से चीज़ों को अख़ज़ करके उसकी दुनियावी पहलुओं को इम्प्लीमेंट करके आज जो तरक्की हासिल की है, और वो शर्म महसूस नहीं करते ये कहने में कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इकबाल के कलाम से और इकबाल की फ़िक्र से जो है वो इसको डिराइव किया है तरक्की करते हुए। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक स्कॉलर जो हैं वो विजिट कर रही थी पाकिस्तान और हमारी उनसे मुलाकातें रहीं, एंड उन्होंने ये बात कही कि जी हमारे
जर्मनी जब बहुत तबाह हाल हो गया तो हमारी जो अकाबरीन हैं, जो मिल बैठे, जो जिनके हाथ में अनाने हुकूमत था, वो मिल बैठे और उन्होंने सोचा कि हम इकबाल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकबाल चूंकि जर्मनी में बहुत अरसा रहे और बहुत कदर की जाती है, तो उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च की, फिर इकबाल के कलाम से, उसके फिक्र से चीज़ों को हासिल किया, और आज हम देखते हैं कि जर्मनी दोबारा एक यूरोपियन ताकत के तौर पर, और हम जो ओन करते हैं, जो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल यहाँ पैदा हुए, नजरिया पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, यकीनन है, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जाएं तो हम देखते हैं कि फिक्र इकबाल से हमने शायद उस तरह इस्तिफादा हासिल नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। सवाए चंद सेमिनार हम कर लेते हैं या हम एक आध प्रोग्राम कर लेते हैं, उसका मकसद ये नहीं है। जी सर, कुछ आप जिक्र करें। जी हाँ, तो इसमें हम जर्मनी और ईरान में ख्याल हम दोनों से पीछे रहे हैं। हम दोनों कौमों ने इकबाल को ज्यादा ओन किया है और ज्यादा, खैर से फारसी का कलाम अल्लामा का वो तो हमारी दस्तों से दूर हो चुका। नई जनरेशन जो है उसको तो पता भी नहीं है। इवन उर्दू की शायरी भी जो है उनके पास लोगों को मुश्किल लगती है, जो है ज़ाहिर हमारी अब उर्दू वो नहीं रही, उर्दू से अदम तवज्जो जो है। तो उसमें मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, एक मरतबा एक प्रोफेसर साहब ने मुझे ये बात बताई थी कि फारसी में कलाम लिखने की एक वजह थी। ये नहीं था कि अल्लामा इकबाल चूंकि फारसी बहुत अच्छी आती थी तो इसलिए लिखते थे। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर था एक इस खत्ते को लेकर, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को लेकर। बिल्कुल सही। और आज हम अगर इर्द गिर्द देखते हैं तो अफगानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा पश्तून होने के साथ साथ आज भी पर्शियन बोलता है, फिर ईरान और फिर रशियन स्टेट्स आ गई। तो इस खत्ते में जो फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जुबान थी वो फारसी की जुबान थी, और उस सोच को सामने रखते हुए ज्यादा हिस्सा जो है वो फारसी में है। इकबाल का कलाम उर्दू में कम है, ये हमें इल्म नहीं है बहुत सारे लोगों को कि फारसी का हिस्सा बहरहाल ज्यादा है, मगर हमने उस फारसी को अपने घरों में से निकाल दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम किताब कोई पढ़ते हैं तो उसमें ये बाकायदा लिखा होता है कि हर बड़े आदमी के घर में अरबी, फारसी और फिर बाद में उर्दू सिखाई जाती है। बशीर अली का दीवान तो सबको जी गुलिस्तान बोस्तान जो है, तो खैर ये हमारा साथ साथ था जिसको हमने उस तरह ओन नहीं किया। लेकिन नई जनरेशन काम कर सकती है। अब जो है एक तरह से दोबारा रास्ते खुल गए हैं मीडिया के आम होने से, इंटरनेट के आम होने से। अब कोई भी फर्द जो है काम करे पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसा। तो साबका दौर में चले हुकूमतों को एक्सक्यूज रहा होगा, उनकी अपने चैलेंजेस रहे होंगे, तो हम आगे को देखते हुए हम इसमें काम कर सकते हैं। अब तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन भी हो रही है टेक्स्ट की, मेरे ख्याल में उर्दू में भी और 5-10 साल तक ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। जी। तो फिर हम मजीद इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अहम ये है कि अपनी खुदी, अपने आप को पहचानना, मन आरफा नफ्सुहु फक़द आरफा रब्बुहु, नो दाई सेल्फ, ठीक है, वही इकबाल का पैगाम है। वही इकबाल का पैगाम, ठीक है। अक्ल और दिल में फर्क महसूस करना, अक्ल को और दिल के हवाले से उनका बहुत सारा कलाम है। जी, ये कलाम सामने है अगर आप इजाजत। जी जी जी। अक्ल और दिल, बांगे दरा, सफा नंबर 56। अक्ल ने एक दिन ये दिल से कहा, अक्ल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूँ मैं, हूँ ज़मीं पर गुजर फलक के मेरा, देख तो किस कदर रसा हूँ मैं। वाह। काम दुनिया में रहबरी है मेरा, मिसले खिज़र खजस्ता पा हूँ मैं, हूँ मुफस्सिर किताब हस्ती की, मजहर शान किब्रिया हूँ मैं। बूंद एक खून की है तू लेकिन, गैरत लाले बेवहा हूँ मैं। दिल ने, अक्ल ने सारी बातें की हैं, दिल ने उसको जवाब दे रहा। दिल ने सुनकर कहा ये सब सच है, पर मुझे भी तो देख क्या हूँ मैं। राज़े हस्ती को तू समझती है और आंखों से देखता हूँ मैं। है तुझे वास्ता मज़ाहिर से और बातन से आशना हूँ मैं। इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जू खुदा नुमा हूँ मैं। इल्म की इंतहा है बेताबी, इस मरज की मगर दवा हूँ मैं। शम्मा तू महफिल सदाकत की, हुस्न की बज़्म का दिया हूँ मैं। तू ज़मानो मकान से रिश्ता बपा, तायरे सिदरा अशना हूँ मैं।
کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش پہ جلیل کام. واہ بہت خوب. اس طرح یعنی علامہ نے واضح کیا کہ عقل، سائنس، ٹیکنالوجی ان کا ایک مقام ہے اور دل اپنے آپ کو پہچاننے کا اس کا ایک مقام ہے. اور جو دل کا سکون یا دل کی ترقی ہے اس کے لیے کام ہونا چاہیے. جی بالکل. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی کی حکومت، احساس مرفوض کر کچل دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی بہت خوبصورت بات ہے کہ کسی بڑے شاعر کے کلام میں سے ایک مربوط نظریہ حیات اور جو کائنات کا نظریات ہیں ان کو اخذ کرنا ایک دشوار کام ہے. جی جی. اور اقبال تو بہت بلند، بہت بڑا ہے ان تمام شاعروں کو اگر فکری حوالوں سے. جی ہاں بالکل. تو شاعر اور شاعری جو ہے وہ کبھی بھی، اور شاعر خود بھی کبھی منطق کا پابند نہیں ہوتا. جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیلکولیشنز تو کر سکتے ہیں، اگر نظریے کو نکال دیں تو قیام پاکستان کے لیے ہم کیلکولیشنز تو کر سکیں گے کہ اتنے مسلمان تھے، اتنے یہ تھے، اتنے وہ تھے، لیکن اگر اس میں سے منطق کو نکال کے سوچیں تو سوائے اقبال کے خیال کے اور کچھ نہیں. اور اقبال صرف فلسفے کو پیش نہیں کرتا، اس فلسفے کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری اسٹریٹجی ڈیفائن کر کے دیتا ہے. بالکل صحیح. ہم آج کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر کی جب کتاب پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ ہم عام طور پر پڑھ رہے ہوں، تو ہم بیسیکلی ان کی فلسفیز لے کے اس میں سے چیزوں کو خود اخذ کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس فلسفر نے یا اس رائٹر نے اس نظریے کو ایسے سوچ کے کیا تھا. یہ میرا ماننا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر اقبال نے فلسفی پیش کی، ساتھ میں پورا پاتھ بتایا کہ بھائی یہ تمہارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ تمہارا آبجیکٹو ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ سٹیپس لو گے تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو جائے گی. اس سے بڑا اور کیا کام کرے اقبال. تو اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں کر پاتے امپلیمنٹ تو پھر قصور ہمارا ہوا، اقبال کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے تو بہت سارے کامیاب افراد دیکھے، ان سے جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہر فکر اقبال کا ان کی زندگی میں دخل رہا ہے. بالکل. جو شاہین کے سے ریلیٹڈ کلام ہے، خودی سے ریلیٹڈ جو کلام ہے، وہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، تو جس کے اندر ایک شمع جل جاتی ہے وہ پھر آگے ترقی کر ہی لیتا ہے. اپنے آپ کو پہچاننا اور اس طرف جانا جو ہے وہ کلیات اقبال کا، علامہ اقبال کے کلام کا اصل ہے. اور علامہ اقبال کو بذات خود شاعری کو اتنی زیادہ پسند نہیں تھی، شاعری کو ایز اے ٹول انہوں نے یوز کیا. بیچ میں وہ چھوڑنے بھی لگے تھے، سر آرنلڈ نے ان کو کہا کہ نہیں آپ نے نہیں چھوڑ لیجیے. اور کسی جگہ ایک شعر میں وہ فرماتے بھی ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ رسول پاک سے میں شکوہ کروں گا کہ مرا یارا غزل خان نیش مردن، مجھے انہوں نے صرف شاعر سمجھا، غزل خان سمجھا. تو علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں شاعری ایز اے ٹول یوز ہوئی ہے. اصل تو ان کا فلسفہ اور اپنے آپ کو پہچاننے کا پیغام، خودی کا پیغام جو ہے وہ سب سے اہم ہے.